अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी से सादर अनुरोध करूंगी कि वो फलक का अनावरण करते हुए राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान नाइजर को राष्ट्र को समर्पण करें। साथ ही साथ मेरा उनसे अनुरोध है कि वो यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण तथा हमारे देश के भविष्य, हमारे युवा वैज्ञानिकों को अपना वक्तव्य एवं मन की बात सुनने का सौभाग्य प्रदान करें। जय जगन्नाथ। ओडिशा के राज्यपाल डॉक्टर जमीर जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन बाबू, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान जुएल ओराम जी, मंत्रिपरिषद के मेरे युवा साथी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इसी विभाग के मंत्री और मेरे साथ पीएमओ में भी मंत्री के रूप में काम कर रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, संसद सदस्य डॉक्टर प्रसन्न कुमार जी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शेखर बसु जी, नाइसर के डायरेक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, यहाँ पधारे हुए इस क्षेत्र के ज्ञाता सभी महानुभाव, सभी नौजवान मित्रों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे राष्ट्र को एक बहुत बड़ी विरासत सौंपने का अवसर मिला है। इमारतें तो बहुत बनती हैं, भवन भी बहुत बनते हैं, लेकिन ईंट पत्थर चूने से बने हुए भवन और इमारत तब तक प्रेरणा के केंद्र नहीं बनते जब तक कि उसके साथ जुड़े हुए लोगों की आत्मा उसके साथ जुड़ती नहीं है। और इसलिए व्यवस्थाओं का तो महत्व होते हुए भी व्यवस्थाओं के भीतर प्राण होने चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे साइंटिस्ट, हमारे टीचर, हमारे प्रोफेसर, हमारे स्टूडेंट्स इन दिनों जी जान से जुटे हुए हैं। कुछ न कुछ नया करने का इरादा हर किसी के मन में होता है। हर किसी के नसीब में नोबेल प्राइज नहीं हो सकता है, लेकिन कोई रिसर्च, कोई इनोवेशन
किसी गरीब की जिंदगी में बदलाव ला रहा है तो इससे बड़ा कोई नोबेल प्राइज नहीं होता है। और इसलिए हम जिन दिशा में जाना चाहें, तब हमारी प्राथमिकता ये रहे कि आने वाले युगों में हम ऐसी कैसी व्यवस्थाएं विकसित करके दें, ऐसा कैसा विज्ञान, ऐसी कैसी टेक्नोलॉजी लोगों के लिए लाएं जो एफोर्डेबल हो, सस्टेनेबल हो। और मेरा तो हमेशा आग्रह रहता है, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। जीरो इफेक्ट का मेरा तात्पर्य ये रहता है कि उसका दुष्प्रभाव किसी भी प्रकार से न हो, चाहे एनवायरनमेंट पर हो, चाहे क्लाइमेट का विषय हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग का विषय हो, या व्यक्ति की जिंदगी हो, या प्राकृतिक संपदा हो। इस पर कोई साइड इफेक्ट ना हो और हमारा प्रोडक्ट भी ऐसा हो जो जीरो डिफेक्ट हो, ताकि वो न सिर्फ भारत में ग्लोबली एक्सेप्टेड हो। और इसलिए हम सिर्फ खोज करें, नया सोचे, इतने से इनफ नहीं है। हमें इसे सामान्य जन तक पहुंचाना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैंने देखा भव्य कैंपस है, लेकिन दो काम मैं आपसे चाहता हूं, और विशेष करके खजाने से नहीं, तिजोरी से नहीं, बजट से नहीं, आप लोगों के अपने प्रयास से। क्या एक कैंपस हिंदुस्तान का सबसे ग्रीनेस्ट कैंपस बन सकता है क्या? मैं देख रहा था कि यहाँ आते ही एक छोटा सा टीला देखा मैंने, पहाड़ी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पेड़ नजर नहीं आ रहे। अगर वही ये कंस्ट्रक्शन चलते समय ही साथ साथ कर लिया होता, अब आगे का सुन करके भी ताली बजा रहा। क्या अब हम तय कर सकते हैं कि 2 साल के भीतर भीतर उसे पूरी तरह हम ग्रीन बना देंगे? हर स्टूडेंट अपने परिवारजन आए तो परिचय करने के लिए जाए, हाँ ये मेरा परिवार का एक सदस्य है, ये 5 पौधे मेरे हैं, मैं इसका लालन पालन कर रहा हूं, मेरे माता पिता मुझे मिलने आएंगे तो मैं उनको दिखाने के लिए ले जाऊंगा। देखिए, संकल्प करना होता है। अगर आप संकल्प करें तो हिंदुस्तान का ये एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स द ग्रीनेस्ट कॉम्प्लेक्स बना करके आप उसको हिंदुस्तान में एक शिरमोर जगह दे सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा विषय है, आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। ये पूरी तरह ग्रीनरी के संदर्भ में तो ग्रीन बने ही बने, लेकिन एनवायरनमेंट के संबंध में भी ये पूरा भवन सोलार टेक्नोलॉजी, जीरो डिस्चार्ज, इन सारे विषयों को अपने में समाहित करके हम डेवलप कर सकते हैं क्या? ये चुनौतियां हमने सहज रूप से स्वीकार करनी चाहिए, और ये अगर हम करते हैं तो आप देखिए इस कैंपस के साथ अपनापन लगेगा। इसकी हर ईंट, हर पत्थर, हर दीवार हमें अपनी लगेगी। और जब तक हम उसे पूजा घर के रूप में नहीं देखते हैं, हमारी आत्मा उसके साथ जुड़ती नहीं। और इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था, इमारतों से परिणाम नहीं आते हैं, परिणाम तब आते हैं जब इमारतों के साथ आत्माएं जुड़ती हैं, जीवन समर्पित हो जाता है, तब परिणाम आते हैं।
कभी कभार ये भी विवाद रहता है कि उत्तम लेबोरेटरी होगी, उत्तम साधन होंगे तभी विज्ञान में प्रगति होगी। उस पर सच्चाई है, लेकिन ये भी पहलू है कि आज पूरे दुनिया में भारत का स्पेस मिशन, उसने अपनी एक इज्जत बनाई है, जगह बनाई है। मार्स मिशन में दुनिया में सबसे पहले सफल होने वाले हमारे देश के नौजवान रहे। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब स्पेस साइंस में हमारे लोग यहाँ काम शुरू किया गया, तब उसके इक्विपमेंट साइकिल पर उठा करके ले जाए जाते थे और मोटार के गैरेज में काम किया जाता था, और उससे जाकर के आज स्पेस साइंस में हमने जगह बनाई है। उत्तम भवन नहीं थे, उत्तम व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन उस समय काम करने वाले लोगों का एक सपना था, मिशन था, समर्पण था, जिसके कारण आज स्पेस के अंदर भारत का झंडा लहरा रहा है। उन लोगों के परिश्रम और पुरुषार्थ के कारण लहरा रहा है। और इसलिए हमारे भीतर मुझे कुछ दे के जाना है, कुछ करके जाना है, किसी के लिए जी के जाना है, ये भाव जब तक प्रबल नहीं होता है, हम नयापन दुनिया को दे नहीं सकते। मानव जात का एक स्वभाव रहा है, ये निरंतर परिवर्तनशील होता है। हर युग में उसने अपने आप में बदलाव लाया है, खुद ने अब बदलाव में अपने आप को ढाला है। इनोवेशन अगर बंद हो जाता है तो जीवन स्थगित हो जाता है, व्यवस्थाएं निष्प्राण हो जाती है। व्यवस्थाएं अगर निष्प्राण होती हैं तो जीवन कभी प्राणवान हो नहीं सकता। और इसलिए इनोवेशन ये हर समाज की, हर युग की आवश्यकता है। हमें इनोवेशन का एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। और ये आपके इंस्टीट्यूट तो है नाइसर, यस सर नहीं है। जहां यस सर है वहां विज्ञान अटक जाता है, जहां नाइसर है वहां विज्ञान आगे बढ़ता है। हर बात वो कहता है नो सर, इसका तो कुछ और होना चाहिए। ये जो क्यूरियोसिटी है, ये नया सवाल मन में उठते रहते हैं, वहीं से तो खोज पैदा होती है। क्वेश्चन मार्क ये खोज की जननी बन जाता है, वही गर्भाधान करता है। और इसलिए हमारा यस सर वाला इंस्टीट्यूट नहीं है, नाइसर वाला इंस्टीट्यूट है, जो कहेगा नो सर ऐसा होगा। ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। अगर ये एनवायरनमेंट क्रिएट होता है तो हर चीज नई बनती है। हमारे सामने कई चैलेंजेस हैं, और ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस का उपाय हमारे पास नहीं है। अब हम उड़ीसा में ब्लैक डायमंड के मालिक हैं, विपुल भंडार भरा पड़ा है हमारे पास। लेकिन दुनिया में जो बदलाव आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ब्लैक डायमंड हमारा बोझ बन जाए। क्योंकि दुनिया क्लाइमेट को लेकर के चर्चा कर रही है, फॉसिल फ्यूल के विरोध में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। क्या हम समय रहते विज्ञान के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करें कि हम कोल गैसिफिकेशन करके हम क्लीन एनर्जी की दिशा में कैसे जाएं, और वो सस्ती टेक्नोलॉजी की दिशा में हमारे इंस्टीट्यूशन कैसे काम करें, हमारे नौजवान कैसे काम करें। हमारे सामने काम है। हमारा समुद्री तट, उड़ीसा का समुद्र तट, हिंदुस्तान का समुद्री तट, ब्लू इकोनॉमी, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनने वाला है। और मैं हमेशा कहता हूं, भारत का जो तिरंगा झंडा है और उसमें एक ब्लू कलर का चक्र है, ये चतुर क्रांति का मार्गदर्शक है। हमें सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन चाहिए, हमें व्हाइट रिवॉल्यूशन चाहिए, हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन चाहिए,
हमें ब्लू रिवॉल्यूशन चाहिए। जब मैं सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन कहता हूं, एनर्जी का कलर है सैफ्रॉन। मैं व्हाइट रिवॉल्यूशन कहता हूं, तब मैं डेयरी फार्मिंग, पशुपालन, किसान, मिल्क प्रोडक्ट, उसकी बात करता हूं। मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन कहता हूं, तब मैं एनवायरनमेंट की बात भी करता हूं, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की भी बात करता हूं। और जब मैं ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करता हूं, तब हमारा समुद्री संपदा जो है और हमारा जो नीला आसमान है, इन दोनों की ओर हमारा ध्यान रहे। हमारा आसमान नीला कैसे बना रहे और हमारी समुद्री संपदा, जिसको जितनी मात्रा में हमें खोजना चाहिए, नहीं खोज पाए हैं। क्या कारण है कि हमारे पूर्वजों ने इसको रत्नाकर कहा था? अगर वो रत्नाकर है तो रत्न के भंडार पड़े हैं, उन रत्नों के भंडार है तो हमने क्या खोजा? हमारी सामुद्रिक संपदा का उपयोग हम राष्ट्र के लिए कैसे कर सकते हैं? हमारे मछुआरे भाई बहन, साल में 6 महीना 8 महीना रोजगार मिलता है, लेकिन उसी समुद्री तट पर अगर सीवीड की खेती करते हैं और सीवीड में वैल्यू एडिशन करने की दिशा में हम काम करते हैं, हमारे बायोटेक्नोलॉजी में काम करने वाले, बायोलॉजी में काम करने वाले, सीवीड पर कैसे काम किया जा सकता, वो यानी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत होने के बावजूद भी उस पर हमारा ध्यान नहीं है। हो सकता है हमारे मछुआरों की आय का वो कारण बन सकता है। हम वैसी विज्ञान की वो कौन सी चीजों की ओर चले जो हमारे देश की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। एनर्जी मानव जीवन के लिए अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। उसके बिना जीवन असंभव हो रहा है और एनर्जी के रिसोर्स की मर्यादाएं हैं। अब आप देखिए, पहले की एनर्जी सिटी में एलईडी बल्ब, इनोवेशन हुआ, रिसर्च हुआ, एनर्जी सेविंग उसके साथ साथ आई और सहज रूप से। और मुझे हमारे डिपार्टमेंट के लोग बता रहे थे कि भारत में तो इन दिनों एलईडी का बहुत बड़ा मूवमेंट चल पड़ा है। कई शहरों ने अपनी स्ट्रीट लाइट एलईडी की है। 100 सिटीज का एमओयू किया है भारत सरकार ने। 100 सिटीज के स्ट्रीट लाइट को एलईडी करते हैं और 100 सिटीज में घरों में हम एलईडी पहुंचाते हैं। तो मुझे बताया गया कि 20,000 मेगावाट बिजली बचेगी। 20,000 मेगावाट बिजली बचेगी। अब भारत जैसे गरीब देश में 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करना है तो लाखों करोड़ों रुपया चाहिए, लेकिन 20,000 मेगावाट बिजली बचानी है तो एक एलईडी बल्ब लेकर के एक जागृति लानी चाहिए, परिवर्तन आता है। यानी अफोर्डेबल सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी किस प्रकार से बदलाव ला सकती है, एलईडी एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। और इसलिए मैं आप नौजवानों से आग्रह करूंगा कि हम विज्ञान को किस रूप में, इनोवेशंस को, साइंस को किस रूप में ले जाएं, जो हमारी जो एनर्जी की समस्याएं हैं उसको हम समाधान करें। 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में हम जा रहे हैं। क्लाइमेट जस्टिस, इस पर हमारा बल है, लेकिन 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पर जाना है तो आज जो पद्धति है वो इतनी कॉस्टली है कि भारत के लिए वो मुश्किल हो सकता है। लेकिन हमने रास्ता खोजने का तय भी कर लिया है। और क्यों? मुझे मेरे नौजवानों में भरोसा है कि वो आने वाले दिनों में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में नए रिसर्च करेंगे। आज हमारे सामने चैलेंज है सोलर एनर्जी को कैसे प्रिजर्व करना, उसको कैसे रखे रखना। दिन में सूर्य है, रात में भी उस बिजली का उपयोग करके, और वो सारी व्यवस्था कैसे चीप हो, सस्ती हो, ये हमारे सामने चुनौती है। अगर एक बार हम सोलर पावर को संभालने की व्यवस्था में हम मास्टरी पा लेंगे, मैं नहीं मानता हूं और कोई रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए भारत, और अभी हमने एक बहुत बड़े 2 काम किए हैं। अभी COP21 जब फ्रांस में हुआ, सारी दुनिया ने भारत की बड़ी तारीफ की है कि भारत ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की, भारत ने बड़ा लीड रोल किया। लेकिन वहां 2 और चीजें हुई हैं जिसकी तरफ दुनिया का ध्यान नहीं गया। COP21 में हिंदुस्तान, अमेरिका, फ्रांस एंड बिल गेट्स का
एक एनजीओ है, मिल करके सोलार के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में इनोवेशन पर बहुत बड़ा बल देने का काम शुरू करने वाले हैं। तीनों देश और ये एनजीओ वो काफी पूंजी लगाने वाले हैं। इनोवेशन के लिए इस पर दिशा में बहुत काम होने वाला है। दूसरा काम जो पेरिस में तय हुआ COP21 में, दुनिया के 122 कंट्री ऐसे हैं कि जहां 300 दिन से ज्यादा सोलार पावर अवेलेबल है, सूर्य की शक्ति अवेलेबल है। उड़ीसा तो सूर्य देव की धरती है। कोणार्क सूर्य मंदिर दुनिया के लिए प्रेरणा देने वाला है। दुनिया के 122 देश इकट्ठे आए हैं और एक इंटरनेशनल सोलार अलायंस नाम का संगठन खड़ा किया है, और जिसका कैपिटल, उसका हेडक्वार्टर हिंदुस्तान में रहने वाला है। और फ्रांस के भी राष्ट्रपति आए थे, उसके सचिवालय का उद्घाटन भी किया गया। कहने का मेरा तात्पर्य है कि बहुत बड़ी मात्रा में ये काम चल रहा है। स्वच्छ भारत, ये मिशन हमने उठाया है, लेकिन स्वच्छ भारत की सफलता उस बात पर निर्भर करती है कि हम वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करने के लिए कैसे इनोवेशन करें, कैसी टेक्नोलॉजी लाएं। हमें 2022 में हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका अपना घर देने का हमारा सपना है। 2022 में हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति को घर देना है, तो मैं वो कौन सा मटेरियल खोज सकता हूं जो आज वेस्ट में से वेल्थ बन सकता है और हमारी इमारतों बनाने के लिए मजबूती देने वाला काम कर सकता है। हम ऐसी कैसी रिसर्च कर सकते हैं, हम विज्ञान का क्या उपयोग कर सकते हैं कि हम 2022 में हमारा आर्किटेक्चर हो, हमारा इंजीनियरिंग हो, हमारा मटेरियल साइंस हो, हम इन चीजों का उपयोग करके इस प्रकार की कैसी व्यवस्था दे सकें कि 2022 जबकि देश हिंदुस्तान आजादी के 75 साल मनाता होगा, तब हमारे महापुरुषों ने, जिन्होंने हमें देश की आजादी दी, हम उनको ऐसा हिंदुस्तान दे जिसमें हर गरीब को अपना घर हो, और वो घर बनाने में हमारे इन वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा रोल हो। वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करना, आज अगर सॉलिड वेस्ट में से एनर्जी बनानी है तो बहुत कॉस्टली है, लेकिन क्या हम उस प्रकार के ऐसे इनोवेशंस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के डेवलप कर सकते हैं जिसके कारण हम वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करने में और सुविधा पैदा कर। तो स्वच्छ भारत का जो अभियान है, उस अभियान को बहुत तेजी मिलेगी, और एक प्रकार से स्वच्छता ये अपने आप में एक एंटरप्रेन्योरशिप का क्षेत्र बन जाएगा, नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। और इसलिए मैं नौजवानों से आग्रह करूंगा, हम आने वाले दिनों में एक डिजिटल वर्ल्ड में जीने वाले हैं, और ये कोई फेसबुक व्हाट्सएप पर सीमित नहीं रहने वाला है। जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है। हम डिजिटल इंडिया की इस दुनिया में हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन दें, ताकि हम भारत के सामान्य मानवीय तक इन व्यवस्थाओं को पहुंचा सके। यहाँ पर मैथमेटिक्स पर काफ़ी काम हो रहा है। मुझे एक बार प्रोफेसर मंजुल भार्गव से बातचीत करने का अवसर मिला। मैथमेटिक्स की दुनिया में छोटी आयु में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है, कई सारे अवार्ड मिले हैं। मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा था, तो फिर मेरा मन कर गया, तो मैंने उससे मिला था। वो कहता है कि मेरे पिताजी संस्कृत के शिक्षक थे, मेरे घर में संस्कृत का माहौल था, तो मैं संस्कृत के सारे पुराने लिटरेचर से परिचित था, और मैंने देखा कि उसमें मैथमेटिक्स के लिए बहुत कुछ था। तो मैंने उस एंशिएंट ज्ञान का उपयोग किया, मॉडर्न नॉलेज के साथ उसको इंटरफेस किया, और उसमें से मैंने नई चीज़ों को पनपाया जो दुनिया के लिए अचरज बन गया, और आज मुझे मैथमेटिक्स की दुनिया में एक अथॉरिटी मान लिया गया। कहने का तात्पर्य है कि हमारे एंशिएंट फिलॉसफी में कुछ न कुछ ऐसा होगा। मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं उसका मास्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर होगा तो हम लोगों का काम है उसको विज्ञान के तराजू पर तरसना चाहिए, और आने वाली पीढ़ी को वो ज्ञान काम आ सकता है, तो उसको हमने विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना चाहिए। और उस दिशा में अगर हम काम कर सकते हैं तो हम मानव जात की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं, और उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए। ये भी सही है कि हम लोगों के लिए
खास करके फॉर्मेटिव एज में स्कूली बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर कैसे डेवलप हो, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। और इसलिए क्या हम उड़ीसा के जो साइंस टीचर हैं उनको 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का नाइसर में कोई कोर्सेज कर सकते हैं, ताकि गांव के स्कूल के साइंस के टीचर भी, और उनको यहाँ के जो आपके 700-800 स्टूडेंट हैं उनके ग्रुप के साथ जोड़ना चाहिए, ताकि ये नए स्टूडेंट जो हैं, जो नया विज्ञान जानते हैं, नई चीज़ें जानते हैं, वो उनसे बातें करें। नहीं तो क्या होता है, पुरानी जो हमारे पिताजी पढ़े होंगे, हमारे पिताजी के पिताजी पढ़े होंगे, वो जो नोटबुक होती है उसी से प्रोफेसर अभी भी पढ़ाते हैं। देखिए, बदलाव स्वीकार करना पड़ेगा, हमें नयापन लाना पड़ेगा, हर चीज में इनोवेशन चाहिए। और इसलिए उस इनोवेशन के लिए हम हमारे उसी प्रकार से हमारे यहाँ साइंस फेयर होते हैं। हर राज्य में स्टूडेंट्स के साइंस फेयर लगते हैं। क्या कभी उन स्कूलों के साथ मेंटर के रूप में हमारे नाइसर के स्टूडेंट को अटैच किया जा सकता है कि भाई हमारे 10 स्टूडेंट फलाने जिले की सबसे टॉप स्कूल है उसके साथ अटैच रहेंगे, वो साल में 2 बार, 5 बार, 7 बार वहाँ जाएंगे, उस स्कूल के टीचर स्टूडेंट के साथ बैठेंगे और साइंस फेयर में द बेस्ट कोई इनोवेटिव चीज लेकर के जाएंगे, तो उन स्टूडेंट के दिमाग में विज्ञान के प्रति भाव जगेगा। और जो हमारे स्टूडेंट यहाँ काम कर रहे हैं उनको पढ़ते पढ़ते सीखने का और सिखाने का स्वभाव बन जाएगा, उसकी वो ताकत बन जाएगा। हम एक ऐसी सहज व्यवस्थाएं कैसे विकसित करें ताकि हम नाइसर का सच्चे अर्थ में लोकोपयोगी दृष्टि से उपयोग कर सकें। आज मेरे लिए गर्व का विषय है कि राष्ट्र को, खास करके देश की युवा पीढ़ी को, खास करके भारत के विज्ञान और टेक्नोलॉजी के भविष्य को ये भव्य संकुल समर्पित करने का मुझे अवसर मिला है। मैं राष्ट्र को ये भव्य संकुल समर्पित करता हूं और सभी नौजवानों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।